रेडी स्टार्ट। महोदय, भारत क्या है? यह प्रश्न बार बार मेरे मन से आता रहा है। अपने इतिहास के आरंभिक काल ने मेरे मन में आश्चर्य पैदा किया है। यह एक पुरुषार्थी और शक्तिशाली जाति का अतीत था जो खोज की भावना से और अबाध जिज्ञासा की प्रेरणा से भरपूर थी और अपने साथ इतिहास के आरंभ से ही इसने एक परिपक्व तथा सहिष्णु सभ्यता का परिचय दिया। जीवन और इसके आनंद तथा दायित्वों को स्वीकार करते हुए इसने हमेशा अनंत और असीम की ही खोज की। इसने संस्कृत जैसी समृद्धि भाषा की रचना की और इसने इस भाषा अपनी कलाओं और वास्तुकला के द्वारा दूर दूर के देशों तक अपना जीवनदायी संदेश भेजा। इसने उपनिषदों, गीता और बुद्ध को जन्म दिया। दुनिया की शायद ही किसी और भाषा ने किसी जाति के इतिहास में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो जितनी संस्कृत ने निभाई है। यह उच्चतम विचारों और कतिपय श्रेष्ठतम साहित्य की ही वाहक नहीं रही बल्कि राजनीतिक विभाजन के बावजूद भारत को बांधने का सूत्र भी रही। हजारों वर्षों तक रामायण और महाभारत हर पीढ़ी के करोड़ों लोगों के जीवन में ताने बाने की तरह बुने जाते रहे। मैं प्राय सोचा करता हूँ कि अगर हमारी जाति बुद्ध उपनिषदों और अन्य महान ग्रंथों को भूल जाए तो इसका क्या होगा? तो यह जड़ से उखड़ जाएगी और अपने मूल चरित्र को खो बैठेगी जो प्राचीन काल से लेकर आज तक इसकी विशेषता रही है। भारत भारत ही नहीं रहेगा। धीरे धीरे पतन होने लगा। विचारों ने अपनी ताजगी खो दी और वे बासी पड़ गए। यौवन की शक्ति और उत्साह की जगह बुढ़ापे ने ले ली। साहस और अध्यवसाय की जगह निर्जीव नित्यचर्या ने ले ली और उदार तथा विश्वव्यापी दृष्टि जाति के टुकड़ों, संकीर्ण सामाजिक रीति रिवाजों और रस्मों में सीमित और बंद होकर रह गई। इसके बावजूद भारत उन छोटी छोटी धाराओं को आत्मसात करने में समर्थ रहा जो मानवता के इस महासागर में आकर मिलती रही और उसने उन विचारों को कभी नहीं भुलाया जो उसके उमंग भरे यौवन काल में उसे प्रेरित करते रहे। इसके बाद इस्लाम के आने पर और मुसलमानों के आक्रमणों से भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा। इसके बाद पश्चिम की उपनिवेशवादी शक्तियां आई जिन्होंने भारत के सुगठित ताने बाने को अत्यधिक
रूप से प्रभावित किया और उथल पुथल मचाई। साथ ही वे नए विचारों और औद्योगिक सभ्यता का भी प्रभाव लेकर आई, जो यूरोप में बढ़ती और फैलती जा रही थी। एक लंबे संघर्ष के बाद वह काल बीता और स्वतंत्रता आई, और अब हम स्वतंत्र होकर आने वाले युग के बारे में बीते युग के सारे बोझ को लेकर और कुछ अस्पष्ट से सपने लेकर जैसा भी भविष्य हम बनाना चाहते हैं उसका उत्साह लेकर भविष्य का सामना कर रहे हैं। इतिहास के हर काल के प्रतिनिधि हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे देश में परमाणु विज्ञान और परमाणु शक्ति का विकास हुआ है। महोदय, अपने काल की भगदड़ और भ्रांति के इस काल में हम दोनों ओर मुँह किए खड़े हैं। भविष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए भी और अतीत की ओर पीछे हटने के लिए भी, और दोनों ही हमें विरोधी दिशाओं में खींच रहे हैं। तो हम इस संघर्ष का क्या हल निकालें और साथ ही रहन सहन का और कौन सा ढंग निकालें जिससे हमारी भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और साथ ही हमारा मन और भावना प्रबल बनी रहे। वे कौन से नए आदर्श या पुराने आदर्शों के बदले हुए स्वरूप हैं जिन्हें हम आज की दुनिया में स्वीकार करके अपने लोगों के सामने रख सकते हैं और हम लोगों को किस प्रकार जगाकर कर्म करने के लिए तैयार कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग देश में पंचवर्षीय योजनाएं बनाने और अपनी जनता के जीवन स्तर को उठाने के भगीरथ प्रयत्न करने में व्यस्त हैं। आर्थिक प्रगति आवश्यक है और यह अन्य सभी प्रकार की प्रगति के लिए आवश्यक है, लेकिन हमारे मन में एक संदेह आ जाता है, क्या यही काफ़ी है या इसमें कुछ और भी जोड़ना होगा। कल्याणकारी राज्य एक अनुकरणीय आदर्श है, लेकिन यह भी कुछ नीरस सा पड़ जाता है। जो राज्य इस लक्ष्य को पा चुके हैं उनके यहाँ नई समस्याएं और कठिनाइयाँ सामने आ खड़ी हुई हैं जो केवल भौतिक प्रगति या यांत्रिक सभ्यता के बल पर नहीं सुलझाई जा सकती, चाहे धर्म आवश्यक हो या न हो। किसी उच्च आदर्श में कुछ आस्था होना अपने जीवन को सार्थक करने और हमें बांधे रखने के लिए आवश्यक है। परिवर्तन अनिवार्य है, लेकिन निरंतरता भी आवश्यक है। विगत और वर्तमान में जो नींव रखी जाती है उसी पर भविष्य का निर्माण होता है। अतीत को निकालना और इससे अपने आप को बिल्कुल काट लेने का मतलब है अपना उन्मूलन और अपने जीवन रस को सूखा डालना। गांधी जी का यह गुण था जो उन्होंने
अपनी जाति या अपनी भूमि की समृद्ध परंपराओं में अपने पैर जमाए रखे और साथ ही क्रांतिकारी स्तर पर भी काम लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सत्य और शांतिपूर्ण तरीकों पर बल दिया। उन्होंने पुरानी नींव पर निर्माण किया, लेकिन फिर भी ऊपर का ढांचा ऊपर की ओर दृष्टि रखकर खड़ा किया। जब इस्लाम राजनीतिक विजेता के रूप में भारत में आया तो इससे संघर्ष पैदा हुआ। इससे दो तरह के प्रभाव पड़े। एक तरफ हिंदू समाज में अपने ही दायरे में और सिकुड़ जाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला और दूसरी तरफ एक नई हवा, नए आदर्श भी देश में आए, जिनका पुनर्जीवनकारी प्रभाव हुआ। हिंदू समाज एक बंद प्रणाली बन चुका था। मुसलमान अपने साथ बाहर से अपनी एक और प्रणाली लेकर आए, तो इस प्रकार मध्य युग में भारत के सामने यह एक बड़ी भारी समस्या थी कि इन दोनों बंद प्रणालियों में, जिनकी अपनी अपनी जड़ें भी काफ़ी मजबूत थी, किस तरह से स्वस्थ संबंध स्थापित करें।